19 साला शार्लेट मसीही मजहब की मानने वाली हैं, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, लेकिन ये अब लाहौर के इलाके मजंग में क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट के तहत चलने वाले शेल्टर होम में रहती हैं। शार्लेट इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेकअप का काम सीख रही हैं। यहाँ पे हल्की से हम हाइड करके ना बालों की फ्रंट पे। वो बताती हैं कि उनकी हमसाई ने उन्हें बेहोश किया और किसी को फरोख्त कर दिया। इसी दौरान उनका मजहब तब्दील करके शादी कर दी गई। चाय पिलाई गई है तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। तो जब 3 दिन के बाद मुझे होश आई है तो मैं किसी के घर में थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे बताते गए कि हमारी शादी हो गई है, ये तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारे साथ जो बैठा है। शादी का मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि वो बेहोशी की हालत में हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मेरा नाम आयशा रखा था, वो खुद से रखा था। शेल्टर होम में रहने वाली दीगर लड़कियों की कहानी भी शार्लेट से मिलती जुलती है। किसी का जबरी मजहब तब्दील किया गया तो किसी ने झांसे में आकर खुद मजहब तब्दील किया। यहाँ रहने वाली लड़कियाँ अपने घर वालों को याद करके अक्सर अफसुर्दा हो जाती हैं। फोर्स कर रहे थे कि मुस्लिम हो जाओ, मैंने नहीं मानी, इस वजह से मुझे काफ़ी मारा है। मैं वहाँ तब से यहाँ पे आई हूँ, काफ़ी कुछ सीखा है। मैं घर नहीं जाती, इस वजह से नहीं जाती क्योंकि मेरी वजह से मेरे घर वालों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसी तरह शेखुपुरा की रिहायशी महविश का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करके शादी की गई, जिसके बाद इसने खुला के लिए अदालत से रजू कर रखा है। महविश बताती हैं कि उसके साथ रेप भी किया गया, जिसकी अजियत उसे आज भी गमज़दा कर देती है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब स्टिचिंग सही तरह से सीख लूँ तो मैं अपनी बुटीक शुरू करूँ। तो अपने माँ बाप का भी सोचना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए अच्छा करूँ। शेल्टर होम क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट नामी निजी तंजीम की मदद से चलता है, जहाँ ख़वातीन का मजहब की तफरीक के बगैर उनकी मदद की जाती है। हमारे पास ज़्यादातर केसेस डोमेस्टिक वर्कर्स के आते हैं। इसके अलावा जो मज़दूर तबका है, जैसे बॉन्डेड लेबर्स हैं, भट्टों पे काम करने वाले लोग, उनकी बच्चियों को उनके सामने ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। उनकी लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया जाता है। जबरी शादियाँ होती हैं। शेल्टर होम में लड़कियों को कानूनी मुशावरत के साथ सिलाई, कढ़ाई और दीगर काम सिखाए जाते हैं ताकि वो अपना रोजगार खुद चला सकें। जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादियां रोकने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामान में बिल पेश हो चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं तजवीज़ की गई हैं, लेकिन इन बिल पर उठने वाले एतराज़ात के बायस वो पास नहीं हो सके। कानून बन जाने की सूरत में इनको रोकने में खासी मदद मिलेगी। CTS की दस्तावेज़ात के मुताबिक मसीही लड़कियों के मजहब की तब्दीली के ज़्यादातर केस शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, जबकि हिंदू लड़कियों के केसेस हैदराबाद से रिपोर्ट होते हैं। समटाइम्स लड़कियों की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। 98% केसेस हैं वहाँ पर फोर्स्ड कन्वर्जन ही होती है और फोर्स्ड मैरिज होती है। हमने 2021 में 90 केसेस को सपोर्ट किया है, 2019 में 67 केसेस और 2020 में 90 केसेस। शेल्टर होम में लड़कियों को ज़हनी अजियत से निकालने के लिए काउंसलिंग भी की जाती है। 1, 2, 3, go. No. ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इंसानी हुकूक के लिए अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान के लिए कंट्री रिपोर्ट में ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब और ज़बरदस्ती की शादियों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में शुमार किया गया है। पाकिस्तान में ज़बरदस्ती शादियों को रोकने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन ऐसे केसेस अक्सर अदालतों तक नहीं पहुँच पाते, और अगर अदालतों तक चले भी जाते हैं तो अक्सर उनमें सज़ाएँ नहीं होती। क्या मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तानी मुआशरे को निपटना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस से पीटर जैकब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। पीटर, क्यों मुश्किल है इस जबरी तब्दीली मजहब और शादियों को रोकना? कानून नहीं है या अमल दरामद नहीं हो रहा? हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 जुराइम का इजाफा किया, 2 ऑफेंसेस, जिसमें जबरी निकाह यानी 16 साल, जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, सिंध में 18 है, पंजाब में 16 है, लेकिन जो भी जहाँ पे भी कानून जो है वो मुकर्रर करता है हद, उसको जुर्म करार दिया गया सेक्शन 498A और 498B में। 498B ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम बच्चियों से ज़बरदस्ती निकाह से मुतल्लिक थी, और जिसकी बड़ी हैवी पेनल्टी 5 साल से 10 साल की सज़ा और 5 साल से 10 लाख का जुर्माना ये मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। और जैसे आप जिक्र कर चुके हैं यहाँ पर कि ख़ास तौर पर जबरी तब्दीली मज़हब से मुतालिक एक बिल जो है वो तैयार भी किया गया, लेकिन वो उसको कानून नहीं बनने दिया गया। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि बादियो नज़र में तो कुछ कवानीन हैं,
جو زبردستی نکاح اغوا وغیرہ کے جرائم ان کے اوپر گرفت رکھتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ بچیاں مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کا جو ہے وہ کوئی بھی میکانزم، قانونی سوشل پروٹیکشنز کے جو سیفٹی نیٹ ہیں وہ ان کے کام میں نہیں آتے۔ یہ جو بچیاں آپ نے دکھائی ہیں وہ چند ہیں اور وہ کچھ ہیں جن میں عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے۔ تو پیٹر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمل درآمد آپ نے کہا کہ نہیں ہوتا، قانون موجود ہیں، عمل درآمد نہ ہونے کی ریزنز اگر آپ ہائی لائٹ کر سکیں کچھ تو؟ خاص طور پر یہ کہ ہماری جو انتظامی مشینری ہے اور نظام انصاف ہے اس کے اندر اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا کہ کسی کم سن بچی اور وہ مذہبی اقلیت سے جب تعلق رکھتی ہے تو اس کے اوپر اس کی رائے کو متاثر کرنا اور اس کی رائے کو مینیپولیٹ کر لینا کتنا آسان ہے، ایک۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جرائم پیشہ کارٹل بنے ہوئے ہیں اور وہ خاص طور پر یہ دربار وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اس پر خاص کیمپیننگ کرتے ہیں کہ جناب یہ جیسے کہ یہ ہونا ہی چاہیے، اور یہ جو ہے کیونکہ اکثریت مذہب سب سے اچھا ہے لہٰذا مذہبی اقلیت سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ پیٹر، کئی حکومتیں ہم نے دیکھا آگے چلی گئیں لیکن یہ مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے، چیلنجز ہیں اس حوالے سے، اور اگر جو قانون موجود ہیں ان کو مزید مؤثر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جن پہ عمل درآمد بھی ہو سکے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ خاص طور پر سرکاری سطح پہ اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ناانصافی ہے، اور جب وہ مکمل طور پر پارلیمان کی سطح پر یہ بات تسلیم کر لی جائے گی تو اس کے اوپر عمل درآمد میں چاہے وہ سوشل سیفٹی نیٹ ہیں چاہے وہ لیگل سیفٹی نیٹ ہیں وہاں پہ آسان ہو جائے گا۔ حکومت تو یہ دیکھیے نا کہ اب ہمارے پاس جو نتائج آئے ہیں افراد شماری کے، سینسس کے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی 4-5 لاکھ آبادی جو ہے وہ مذہبی اقلیتوں کی کم ہو گئی ہے، جو پروجیکٹڈ پاپولیشن تھی اس سے یہ کم ہوئی ہے۔ تو یہ اس میں کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوئی ہوگی، ہجرت ہوئی ہے، انڈر کاؤنٹنگ ہوئی ہے، یا تبدیلی مذہب ہوئی ہے۔ تو اس مسئلے کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ظلم زیادتی، ناانصافی جو مذہبی اقلیتوں سے بالعموم روزمرہ کی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، اس کا معاشرے کو ادراک کرنا بہت ضروری ہے، پھر یہ رک پائے گا۔ بہت شکریہ پیٹر جیکب ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے جو سچویشن تھی پاکستان میں ہمیں اس پہ بریف کرنے کا۔